Hello everyone, welcome you all to Anthropology Set classes, and today we are going to discuss part 2 of UGC NET Anthropology paper which was held on 27 June. ठीक है, 27 जून 2025 को जो आपका UGC NET का एंथ्रोपोलॉजी का पेपर हुआ था उसी का आज सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लंग फंक्शन टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ COPD। अब आपको जानना होगा कि COPD क्या है, COPD कौन सी डिजीज है। तो COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक क्रॉनिक माने होता है लॉन्ग टाइम के लिए जो डिजीज चलेगी तो वो क्रॉनिक हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव है मीन्स यहाँ पर कुछ फंक्शनिंग में जो पल्मोनरी डिजीज कहा जा रहा है मीन्स लंग की जो कैपेसिटी होती है, लंग का फंक्शन क्या होता है, सांस लेना सांस बाहर छोड़ना, इसमें क्या होता है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, तो एयरवेज जो होते हैं लंग की, जो सांस खींचने का जो हमारी नली होती है वो क्या होती है, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ डैमेज हो जाता है उन एरियाज में, लंग के आसपास के एरियाज में या एयरवेज में, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसी डिजीज को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। पल्मोनरी मतलब ये होता है लंग से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे हिपैटिक से आप समझ सकते हैं लीवर से जुड़ा हुआ कोई डिजीज है, उसी तरह पल्मोनरी वर्ड आते ही आप समझ जाइए कि लंग से जुड़ी हुई कोई डिजीज है। ठीक है, तो COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और ये स्मोकिंग इसका एक मेन वजह माना जाता है। उसके अलावा भी कुछ और वजह हो सकती हैं, किन्हीं कारणों से लंग को अगर डैमेज हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग मेन वजह है। और ये फुली क्योर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसको हम मीन्स बचाव कर सकते हैं, इसमें जो हालत है उसमें थोड़ा सुधार किया सकता है मेडिकेशन या दूसरी वजहों से, लेकिन इसको फुल क्योर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बचाव ही मेन इसका सही तरीका है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लंग फंक्शन टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, मीन्स कैसे पता लगाएं कि आपको COPD है कि नहीं। तो उसके लिए दो टेस्ट होते हैं, यहाँ पर जो 4 टेस्ट दिए इसमें आपको दो देखने हैं कि कौन से वो दो टेस्ट हैं। तो इसमें है, पहला है फोर्स वाइटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, इसको सिंपली वाइटल कैपेसिटी भी आप कह सकते हैं या फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और FVC है, ठीक है, VC या FVC और FEV। ठीक, FEV in 1 second means forced expiratory volume, forced expiratory volume in 1 second। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आप जब फुल इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर भरते हैं, फुल इनहेलेशन करते हैं, उसके बाद आप फोर्स्ड एक्सहेल करेंगे, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सहेल किया गया है, फोर्सफुली एक्सहेल किया गया है बाहर, उसी अमाउंट ऑफ एयर को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, उसी को फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो ये वाला जो है तरीके से भी पता लगाया सकता है कि आप सांस अंदर और बाहर ये कैसे ले पा रहे हैं या ये फंक्शनिंग चल रही है कि नहीं लंग की ठीक से, तो इससे पता लगाया सकता है। दूसरा है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, और पहला 1 सेकेंड मीन्स जब आप फोर्स एक्सहेलेशन करते हैं तो उसके पहले 1 सेकेंड में आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल कर पाते हैं, उसको काउंट करके भी पता लगाया था कि COPD है कि नहीं। तो COPD की डायग्नोसिस में ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी या सिंपली वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप कपालभाति, कुछ आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कपालभाति एक प्राणायाम है जिसमें कि हम जो है मैक्सिमम इनहेल करते हैं एयर को और फिर उसको फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो इनहेल एक्सहेल ये प्रोसेस चलती है कपालभाति प्राणायाम में, और इससे आपके अंदर की जो कहते हैं कि शुद्धि होती है। ठीक है, मीन्स सारे ऑर्गन्स जो हैं
और लंग का फंक्शनिंग इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खासकर कोविड के टाइम पे ये प्राणायाम करने के सबको सुझाव दिए जा रहे थे, क्योंकि उसमें लंग पे ही सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा था कोविड वायरस का, और विद इन 2 और 3 डेज़ वो निमोनिया हो जा रहा था लोगों को, तो वो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो इस तरह की सिचुएशंस में लोगों को ये बताया जा रहा था कि आप शुरू से ही प्राणायाम और इस तरह करिए। अनुलोम विलोम में एक नाक से आप सांस भरते, दूसरी नाक से निकालते हैं, लेकिन कपालभाति में मैक्सिमम आप इनहेल करके और फिर छोड़ते हैं। तो वो उस तरह से भी आपकी कैपेसिटी पता चलती थी। अगर किसी को ये शिकायत रही होगी जो कोरोना वायरस से पीड़ित रहे होंगे, वो ये सब कर पाने में थोड़ा उनको कठिनाई हो रही होगी। तो इसी से पता चल जाता है कि कोई डिजीज़ आपको है कि नहीं है। इसी तरह वो कुछ वॉकिंग के लिए भी बोला था कि कुछ मिनट की वॉकिंग में भी आप अगर नॉर्मली चल पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं चल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई शिकायत है, आपकी लंग की फंक्शनिंग में दिक्कत है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरेज और इन सब की मदद ली जा रही थी। तो इस तरह ये जो स्टैंडर्ड लंग फंक्शन टेस्ट हैं जो सीओपीडी को बता सकते हैं, उसमें आप वाइटल कैपेसिटी देख सकते हैं और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम में फर्स्ट सेकंड देख सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड डी ओनली हो जाएगा। ए एंड डी मीन्स ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग लिखा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस कर्व दिया, लिस्ट 1 में वेलोसिटी कर्व दिया, एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट दिया और प्यूबर्टी। तो जो आपका ग्रोथ का चैप्टर था उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब डिस्टेंस कर्व क्या होता है, मीन्स मैक्सिमम हाइट जो है, कोई ग्राफ में जब मैक्सिमम हाइट को हम किसी इंडिविजुअल को सीरीज ऑफ डेट्स में मेजर करते हैं तो उसी को हम डिस्टेंस कर्व कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है अ ग्राफ दैट शोज द टोटल हाइट और द अदर मेजरमेंट ऑफ मीन्स टोटल हाइट नॉट मैक्सिमम, टोटल हाइट और अदर मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑन ए सीरीज ऑफ डेट। तो डिस्टेंस कर्व क्या हो जाएगा, टोटल हाइट, a graph that shows the total height of an individual on the series of days। तो डिस्टेंस मतलब ही है यहाँ पे हाइट से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और जब वेलोसिटी टर्म आता है तो आपने जब मैथ में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। और यहाँ पर क्या है, ये हाइट को हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम बाय प्लॉटिंग द डिग्री ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो जब ग्रोथ जो हाइट में आपके जो मतलब ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, वो ओवर टाइम जो है उसको प्लॉट करते हैं। तो बाय प्लॉटिंग द डिग्री ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और उसी को कहते हैं वेलोसिटी कर्व। ठीक है, तो वेलोसिटी कर्व क्या हो जाएगा, कर्व दैट इलस्ट्रेट्स द रेट ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम बाय प्लॉटिंग द डिग्री ऑफ ग्रोथ ओवर पर मिनट पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, देन आता है एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट और प्यूबर्टी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्यूबर्टी क्या है, आपके जब एडोलेसेंट स्टेज आती है, मीन्स जो यूथ मीन्स एक कोई युवा बनने की स्टेज जो आती है, चाइल्डहुड से आप यंग की तरफ बढ़ते हैं, उस समय जो आपका एडोलेसेंट स्टेज में तमाम आपके शारीरिक बदलाव होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तमाम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है उनमें डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह किसी भी गर्ल या बॉय में आपको चेंज देखे जा सकते हैं फ्रॉम 11 टू 14 और 15 ईयर्स। ठीक है, तो 9 टू 11 या 13 ईयर्स में गर्ल्स में, और उसके बाद 14 या 15 ईयर्स तक, 11 टू 14 और 15 ईयर्स तक बॉयज़ में मेनली देखा जाता है। तो इस तरह जो प्यूबर्टी की एक स्टेज आती है जिसमें कि हम सेक्सुअल ऑर्गन्स में डेवलपमेंट देखते हैं, और मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बदलाव होते हैं। ठीक है, तो उसको हम इवेंट को प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी जो है लाइफ साइकिल का एक इवेंट है दैट इंक्लूड्स द रैपिड इंक्रीज इन स्टेचर। तो हाइट तेजी से बढ़ती है, इस बच्चे जैसे दिखते रहते हैं जब चाइल्ड स्टेज में, और अचानक से उनमें तेजी से बदलाव आता है, तो वो प्यूबर्टी की स्टेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, due to development of sex organs and the development of secondary sexual characteristics। okay, एंड यही प्यूबर्टी की स्टेज में जो मैक्सिमम हाइट में आपको तेजी से बदलाव या ग्रोथ दिखाई दे रहा है, उसी को हम एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अ रैपिड इंक्रीज इन स्टेचर एंड अदर डायमेंशंस ऑफ बॉडी दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो इसी प्यूबर्टी की स्टेज के दौरान ही एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट की जो है आपको दिखाई देगा कि मतलब रैपिड इंक्रीज होता है हाइट में। ठीक है, विद अदर बॉडी डायमेंशंस। ओके, तो डिस्टेंस कर्व से हम लोगों ने लगाया टोटल हाइट,
ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी कर्व, फिर एडोलेसेंट ग्रोथ स्पीड हो जाएगा, रैपिड इंक्रीज इन स्टेचर, और प्यूबर्टी हो जाएगा इवेंट इन लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड्स द रैपिड इंक्रीज इन स्टेचर, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए का हो गया 3, ए का 3 एक ही जगह दिया, ऑप्शन 4 करेक्ट है। बी से हम लोगों ने 4 को लगाया था, ठीक है, एंड सी से 2 को लगाया था, एंड डी से 1 को लगाया था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ हैंड एक्सेस ऑफ पल्लावरम इन 1883 वेयर डिस्कवर्ड बाय। अब पहले हैंड एक्सेस जो है, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ हैंड एक्स पल्लावरम में, जो एक साउथ इंडियन जो लोअर पैथिक साइट है पल्लावरम, वहाँ पे सबसे पहला हैंड एक्स किसने खोजा था? 1883 में, 1883 में। तो ये हो जाएगा सही आंसर, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने ही पल्लावरम में सबसे पहले जो है साउथ इंडियन जो लोअर पैथिक साइट है, जो मद्रासी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हैंड एक्स खोजा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको बढ़ना है, और आप इन चारों साइट्स को देखें तो लोथल जो है आपकी गुजरात की साइट है। ठीक है, लोथल कहाँ की है? गुजरात की है। चिरण जो है बिहार की साइट है, अतरंजी खेरा यूपी की साइट है, और चहनु दारो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो गुजरात और पाकिस्तान ये तो वेस्टर्न मोस्ट हो गए। तो अब इसमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न कौन है? वेस्टर्न मोस्ट कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से जब अंदर की तरफ बढ़ेंगे मीन्स इंडिया में, तो गुजरात आएगा, वेस्ट में है। गुजरात से और अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद हम लास्ट में बिहार, बिहार ईस्टर्न स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ना मीन्स डी सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, देन गुजरात की लोथल साइट आएगी, देन यूपी की अतरांजी खेर आएगी, एंड देन बी आएगा चिरान, दैट इज बिहार में है। ठीक है, तो डी से हमने बढ़ा ए की तरफ, डी ए और फिर सी बी। ठीक है, डी ए सी बी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और यहाँ पर है स्टेटमेंट अबाउट रिलीजन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं, टाइलर, फ्रेजर, वैलेस एंड डुर्कीम। ठीक है, अब टाइलर का आप कंट्रीब्यूशन, आप लोगों ने जब क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि टाइलर ने सबसे पहले कल्चर और रिलीजन को अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में डिफाइन किया था, जिसमें कि रिलीजन को उन्होंने बताया था, क्योंकि हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो रिलीजन को उन्होंने बताया था बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग, बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, और बिलीफ इन अनसीन स्पिरिट। ठीक है, अनसीन स्पिरिट और बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, ये सभी जो है क्या है? रिलीजन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइलर। और इन्होंने ही बताया था कि एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। उसके बाद उन्होंने एवोल्यूशनरी स्टेजेस बताए थे कि सबसे पहले स्टेज एनिमिज्म होती है, देन पॉलीथीज्म एंड मोनोथीज्म होती है। ओके, तो यहाँ पर बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग जो ये लिखा है स्टेटमेंट अबाउट रिलीजन, ये टाइलर से मैच कर रहा है, टाइलर से मैच कर रहा है। ओके, देन बिलीफ इन प्रैक्टिस, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। जब आपको सैक्रेड वर्ड आ जाए और बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस आ जाए रिलीजन में, तो आपको दुर्खीम लगाना है। ठीक है, दुर्खाइम या दुर्खीम जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हैं, वो यहाँ पर आपको ईमेल दुर्खाइम। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्खीम या दुर्खाइम जो भी आप कह सकते हैं, वहाँ ये लगाना है, क्योंकि इन्होंने ही रिलीजन को बताया था कि रिलीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस मीन्स आपकी कुछ ये होगी, मीन्स बिलीफ होगी, ठीक है, आस्था होगी सुपर नेचुरल पावर को लेकर, और उससे जुड़े हुए कुछ आप प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, तो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को इन्होंने रिलीजन माना, और सैक्रेड एंड प्रोफेन का भी डेफिनेशन इन्होंने दिया था। सैक्रेड और प्रोफेन में इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि सैक्रेड वो सभी चीजें, वो सभी प्रैक्टिसेस या बिलीफ सैक्रेड हैं जिसमें आप गॉड से जुड़ा हुआ करते हैं, गॉड की वर्शिप करते हैं, गॉड के बारे में कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या है? सैक्रेड है। और गॉड और कुछ भी जो गॉड को चढ़ाते हैं, वो सारा कुछ क्या है? सैक्रेड है। और उससे अलग हटके जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज है, वो सभी क्या है? प्रोफेन है। ठीक है,
तो इस सैक्रेड एंड प्रोफेन में भी डुर्कहाइम ने डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है, डिफरेंशिएट किया था। देन नेक्स्ट आता है प्रोपिशिएशन और कॉन्सोलेशन ऑफ पावर सुपीरियर टू मैन, ठीक है। अब ये जो रिलीजन के बारे में कि प्रोपिशिएशन और कॉन्सोलेशन ऑफ पावर सुपीरियर टू मैन, ये फ्रेजर का कॉन्सेप्ट है कि फ्रेजर ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने मैजिक, रिलीजन एंड साइंस का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस बताया था। आपने पढ़ा होगा जब आप क्लासिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो फ्रेजर का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने, और मैजिक को भी उन्होंने डिफाइन किया था कि कॉन्टेजियस या इमिटेटिव मैजिक दो तरीके की होती है। उन्होंने बताया कि जो अर्ली मैन थे वो मैजिक करते थे और मैजिक में बिलीव करते थे, वो अपने को जो सुपर नेचुरल पावर उससे भी पावरफुल मानते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने इमिटेट किया, कॉन्टेजियस मैजिक किया और उन्होंने सोचा कि वो कंट्रोल कर सकते हैं नेचर को। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास आया कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा पावरफुल कोई गॉड है या कोई अनसीन स्पिरिट है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस तरह रिलीजन की शुरुआत हुई और बाद में साइंस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो फ्रेजर ने इसीलिए सबसे पहले मैजिक को रखा था, देन रिलीजन को रखा था एंड देन साइंस को रखा था अपने इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रोपिशिएशन कॉन्सोलेशन ऑफ पावर सुपीरियर टू मैन। अब मैन से सुपीरियर क्या होगा, सुपर नेचुरल पावर या इस तरह की, और उसी से जोड़कर उन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेजर के साथ। सेट ऑफ रिचुअल्स रेशनलाइज्ड बाय मिथ, ये हो जाएगा एंथोनी वेलेस के साथ, ठीक है। तो रेशनलाइज्ड बाय मिथ, तो वो सभी सेट ऑफ रिचुअल जो मिथ के द्वारा रेशनलाइज, उन्हीं को रिलीजन माना वेलेस ने, ओके। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन बी का 4 हम लोगों ने लगाया था, ये भी सही है। सी का 1 लगाया था, वो भी सही है। एंड डी का 2 लगाया था, ये भी सही है, ओके। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्नाइजेशन। अब वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, मैसूर में उन्होंने स्टडी किया था सबसे पहले संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे ग्लोबलाइजेशन, इन सब पर भी बात की थी, ठीक है। तो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोअर कास्ट पीपुल या ट्राइबल्स जब अपर कास्ट को उनकी ट्रेडिशंस को फॉलो करने लगते हैं, उनके जैसा ही रहन सहन व्यवहार सब कुछ करने लगते हैं और वैसी ही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं तो उनको संस्कृताइज हो जाते हैं, मीन्स अपवर्ड मोबिलिटी होती है उनकी समाज में। तो ये प्रोसेस उन्होंने समझाई थी, इसमें ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर सिन्हा ने इसको स्टडी किया था, सुरजीत सिन्हा ने, उन्होंने राजपूतानाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस तरह डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग इस पे काम किया, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन का एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। बाकी अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी इस पे ट्राइब और कास्ट के बीच के कॉन्टिनम पे उन्होंने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन भी उन्होंने समझाया था कि संस्कृताइजेशन जो है वेस्टर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मीन्स वेस्टर्नाइजेशन जब आया कॉलोनियल पीपुल के द्वारा, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उससे क्या हुआ, प्रमोट हुआ संस्कृताइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन से संस्कृताइजेशन प्रमोट हुआ क्योंकि लोग अपने स्टेटस के बारे में जानने लगे, सोशल पोजीशंस उनको पता लगने लगी कि उनका समाज में क्या स्थान है। तो समाज में अगर उन्हें लगा कि उनका स्थान नीचे का है, निम्न है, तो उन्होंने अपने को ऊपर उठाना चाहा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन से संस्कृताइजेशन प्रमोट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया, वेस्टर्नाइजेशन रिटार्ड संस्कृताइजेशन, ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट संस्कृताइजेशन होगा, ठीक है। लोग अपनी पोजीशंस के बारे में जानने लग गए, तो ये प्रमोट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कास्ट कॉन्शियसनेस प्रमोट हुई, ये गलत होगा। नेशनल कॉन्शियसनेस प्रमोट हुई, ये सही होगा, क्योंकि लोग जो है अपने देश के बारे में सोचना शुरू किए, मीन्स जो है मीन्स जो राष्ट्र प्रेम है उनमें डेवलप हुआ, क्योंकि जब कॉलोनियल पीपल्स उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और पावर कर रहे थे,
तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें एकजुट होना चाहिए और अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। तो नेशनल कॉन्शियसनेस जो है प्रमोट हुई वेस्टर्नाइजेशन से। और मटेरियलिज्म प्रमोट होता है, हाँ ये सही है, मटेरियलिज्म प्रमोट हुआ क्योंकि जो लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोचने लगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन मीन्स मटेरियल कल्चर का, घर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने का जो बाजारीकरण इस तरह का हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने, पहले एक दो क्लास में काम चला लेते थे, फिर लोगों ने हर ओकेजन्स पे हर महीने नए नए कपड़े खरीदना, नए नए सामान खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स खरीदना। तो इस तरह जो है मटेरियलिज्म जो है वो प्रमोट हुआ। तो कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट्स मटेरियलिज्म एंड वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट्स नेशनल कॉन्शियसनेस, ये दोनों सही ऑप्शन है, मीन्स ए एंड सी सही है। ए एंड सी ओनली मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है। देन आर्टिकल 371 सी of the constitution refers to scheduled tribes belonging to the state। 371 का सी जो है वो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। मणिपुर में जो हिल एरिया कमेटी है ट्राइबल्स के लिए, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये आर्टिकल जो है लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लीगल एंथ्रोपोलॉजीज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू लेटर। ये सभी लीगल एंथ्रोपोलॉजी जिन्होंने लॉ पे काम किया, लीगल एंथ्रोपोलॉजी पे अपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। कार्ल लेवलिन है, मैक्स लकमैन है, हेनरी मैने है और बी मेलिनोव्स्की, ब्रोनिस्ला कैस्पर मेलिनोव्स्की। ठीक है, तो मेलिनोव्स्की जो है फंक्शनलिस्ट थे, उन्होंने लेकिन उन्होंने जो है कुछ लॉ की भी बात की थी, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। और हेनरी मैने ने तो एंशियंट लॉ ही बुक लिखी थी। ठीक है, इसी तरह ग्लकमैन ने भी पॉलिटिक्स, लॉ एंड रूरल इन ट्राइबल सोसाइटी, रिचुअल इन ट्राइबल सोसाइटी बुक लिखी थी। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट शैनी वे कॉन्फ्लिक्ट एंड केस लॉ इन प्रिमिटिव जूरिस्प्रूडेंस, ये इनका काम था कॉल लेवलिन का। ठीक है, ये होबल के साथ। तो इस तरह जो है ये तमाम इन्होंने लीगल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दिए, जिसमें हेनरी मैने का कंट्रीब्यूशन सबसे अर्लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंशियंट लॉ जो बुक इन्होंने लिखी थी हेनरी मैने ने, वो 1861 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1861 में लिखी थी। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हेनरी मैने का है। तो मैंने को अपने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में पढ़ा होगा, मैंने ने लॉ पे काम किया था, इनका लॉ पे ही कंट्रीब्यूशन ही था। तो मैंने ने सबसे पहले 1861 में एंशियंट लॉ बुक लिखी थी, और उन्होंने जो कस्टमरी लॉ होती थी उसको बताया कि जो प्रिमिटिव लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, उसमें क्या अंतर है, ये सारा कुछ। तो इवोल्यूशनरी अप्रोच रखते हुए उन्होंने बताया कि कैसे जो प्रिमिटिव लॉ थी उसके बाद कैसे सिविल लॉ आई, मीन्स और जो मॉडर्न लॉज हैं सिस्टम, उनमें क्या चेंज आया। तो प्रिमिटिव लॉ से लेके करंट उस समय का जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी था उसको उन्होंने इवोल्यूशनरी अप्रोच रखते हुए समझाया था। तो एंशियंट लॉ इनकी बुक थी 1861। और उसके बाद मेलिनोव्स्की कॉन्सेप्ट आता है क्राइम इन कस्टम इन सिविल सोसाइटी, उन्होंने बुक लिखी थी 1926 में, 1926 में लिखी थी, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो ये ट्राबाइंड आइलैंड्स पे काम कर रहे थे और इन्होंने इस पे काम किया 1926 में। देन जो है ग्लकमैन का कॉन्सेप्ट है, ग्लकमैन ने जो है 1961 में दिया था पॉलिटिक्स, लॉ एंड रूरल, रिचुअल इन ट्राइबल सोसाइटी। और उसके पहले जो ये कार्ल लेवलिन है, कार्ल लेवलिन ने 1941 में दिया था, 1941 में, 1941। तो मेलिनोव्स्की के बाद कार्ल लेवलिन आएंगे, मेलिनोव्स्की के बाद कार्ल लेवलिन आएंगे, एंड देन ग्लकमैन आएंगे 1961। ठीक है, 1961। तो आप देख सकते हैं 1861 और 1961 पूरे 100 साल का अंतर है। ठीक है, ओके, तो 100 साल का अंतर है, मीन्स हेनरी मैने से हम शुरू कर रहे हैं और मैक्स लकमैन पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो 100 साल का पूरा आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हेनरी मैने ने एंशियंट लॉ
जो है सबसे पहले 1861 में ये बुक पब्लिश की थी। उन्होंने एंशिएंट लॉ के बारे में, प्रिमिटिव लॉ के बारे में समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी मैने, जो कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे। और सबसे लास्ट का कंट्रीब्यूशन मैक्स लुकमैन 1961 का है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि 1961 में इन्होंने पॉलिटिक्स, लॉ एंड रिचुअल इन ट्राइबल सोसाइटी लिखी थी। ठीक है, ओके। तो इस तरह आप अरेंज करिए। सबसे पहले आप करेंगे हेनरी मैने, देन मैलिनोव्स्की, देन लिवलैंड एंड देन आएंगे मैक्स लुकमैन। तो सी डी ए बी ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब स्पीच एक्ट थ्योरी की बात आती है। स्पीच एक्ट थ्योरी इन विच अटरेंस इज इक्वल टू एन एक्शन इज कॉल्ड एज। अब स्पीच एक्ट थ्योरी जो है ऑस्टिन ने दिया था, फॉलोड बाय जे सर्ले 1962 में ऑस्टिन एंड सर्ले, ठीक है, फॉलोड बाय सर्ल, ठीक है, जे सर्ल। और इनकी बुक थी हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, ठीक, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड। तो स्पीच एक्ट थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का काम ये नहीं कि आपको कुछ चीज़ें बताना, इन्फॉर्म करना या कम्युनिकेट करना। सिर्फ लैंग्वेज का काम कम्युनिकेट करना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव इसका फंक्शन नहीं है, ये परफॉर्मेटिव भी है। लैंग्वेज इज ऑल्सो परफॉर्मेटिव। स्पीच एक्ट थ्योरी क्या कहती है? लैंग्वेज इज ऑल्सो परफॉर्मेटिव, इट इज नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव, और इट इज नॉट ओनली कम्युनिकेटिव। मीन्स कम्युनिकेशन करना ही लैंग्वेज का काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो आइडियाज शेयर करना या सिर्फ जस्ट इन्फॉर्म करना यही काम नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ एक्शन भी हो सकता है। लैंग्वेज अ फॉर्म ऑफ एक्शन, ठीक है। परफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लैंग्वेज के द्वारा देखी जा सकती है। और उसमें उन्होंने जो है बताया था कि कुछ मीन्स स्पीच एक्ट्स होते हैं जिसमें कि लोक्यूशनरी है, इलोक्यूशनरी है और परलोक्यूशनरी है। ठीक है, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी एंड परलोक्यूशनरी। ठीक है, तो लोक्यूशनरी क्या है? एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल अटरेंस, एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल अटरेंस। कुछ भी आप जो मीनिंगफुल भाषा का प्रयोग करते हैं उसको लोक्यूशनरी कहते हैं। ठीक है, लोक्यूशनरी कहते हैं। इलोक्यूशनरी कहते हैं इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज या आग्रह की जाए और या आदेश दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि ठंड लग रही है तो प्लीज मतलब ठंड लग रही है, या इट्स कोल्ड टुडे अगर कहते हैं, तो इसका मतलब कि खिड़कियां अगर दरवाजे खुले हैं तो आप उसको बंद कर देंगे। ठीक है, या हीटर चला देंगे, या आप उन्हें गर्म कपड़े दे देंगे। तो इस तरह एक एक्शन उससे जुड़ जाता है, एक एक्शन उससे जुड़ जाता है, इसीलिए इसको हम इलोक्यूशनरी कहते हैं। तो लोक्यूशनरी सिर्फ शब्दों का प्रयोग करना, इलोक्यूशनरी मीन्स इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, उससे जुड़ा हुआ कुछ फंक्शन है जो उस स्टेटमेंट से छुपा हुआ है। एंड परलोक्यूशनरी होता है द एक्ट और द इफेक्ट्स इट हैज ऑन द लिसनर, तो लिसनर पे उसका इफेक्ट पड़ता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शन करता है। तो परलोक्यूशनरी क्या है? वो एक्ट है जो जो लिसनर है जो सुनकर करता है, वो परलोक्यूशनरी एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा परलोक्यूशनरी। इलोक्यूशनरी है कि इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका इलोक्यूशनरी एक्ट हो जाएगा, इलोक्यूशनरी। ठीक है, इलोक्यूशनरी क्या है कि स्पीच एक्ट इन विच अटरेंस इज इक्वल टू एन एक्शन, एक्शन के बराबर हो जाता है। आपके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वो एक एक्शन के बराबर हो जाता है। मीन्स कोई चीज़ आप
बोलते हैं मुंह से, इसका मतलब वहां पर एक एक्शन छुपा हुआ है। और पर लोकेशनरी क्या है कि उसका जो रिएक्शन है लिसनर पर और वो फिर एक्शन परफॉर्म करता है, तो पर लोकेशनरी होता है। और ये एक सिंपल स्टेटमेंट जो है लोकेशनरी होता है, मीन्स इसमें कोई एक्शन नहीं छुपा है। लेकिन इन लोकेशनरी में इज इक्वल टू एन एक्शन है, अटरेंस इज इक्वल टू एन एक्शन इन लोकेशनरी में, एंड इस रिएक्शन इज पर लोकेशनरी। ठीक, तो इटरेंस simple utterance, action equal to reaction illocutionary, and reaction to that means utterance is perlocutionary। ठीक, ओके, समझ में आ गया? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिलीनियर, मल्टीलीनियर एंड यूनिवर्सल इवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो ऑलरेडी आप लोगों ने जब आप क्लासिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो यूनिलीनियर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सिंगल लाइन ऑफ इवोल्यूशन मीन्स यूनिलीनियर इवोल्यूशनिस्ट जो कि क्लासिकल इवोल्यूशन कहे जाते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या कल्चर है डिफरेंट स्टेजेस में, वो सिंगल लाइन में इवॉल्व हुआ है। चाहे वो टाइलर मॉर्गन का सेवेजरी बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन का यूनिलीनियर सीक्वेंस हो, या टाइलर ने जो रिलीजन का यूनिलीनियर सीक्वेंस बताया था जिसमें एनिमिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म बताया था। इसी तरह फ्रेजर ने मैजिक रिलीजन एंड साइंस का यूनिलिनेशन बताया था। इसी तरह मैंने ने लॉ में बताया था कि कैसे प्रिमिटिव लॉ सिविल लॉ में चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो भी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो एक सिंगल लाइन ऑफ इवोल्यूशन में बताया कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो एक सिंगल लाइन में इवोल्यूशन हुआ है, और उसी को यूनिलीनियर इवोल्यूशन कहते हैं। यूनि माने वन एंड लीनियर माने लाइन। ठीक है, और मल्टी लीनियर इवोल्यूशन कहता है कि जिसमें कि मल्टी लाइंस मींस नॉट अ सिंगल लाइन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट लाइंस में इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू माना जा सकता है। एक सिंगल लाइन में कहना सही नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सल इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि जो भी स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम है। ठीक है, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम स्टेजेस में इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसा मानना है यूनिवर्सल इवोल्यूशनिस्ट का। मींस पूरे ग्लोब्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो इवोल्यूशन है वो सेम स्टेजेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बीच में डिस्टिंक्शन किसने बताया था। तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन सबसे पहले जूलियन स्टीवर्ट ने बताया था। जूलियन स्टीवर्ट ने ही इस तरह इवोल्यूशन को 3 भागों में बांटा था, कल्चरल इवोल्यूशन को, यूनिलीनियर, मल्टीलीनियर एंड यूनिवर्सल इवोल्यूशन। यूनिलीनियर इवोल्यूशन में उन्होंने सारे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को रखा था। मल्टीलीनियर में स्वयं जो जूलियन स्टीवर्ट है वो इससे बिलोंग करते हैं, मल्टीलीनियर इवोल्यूशन से। और यूनिवर्सल इवोल्यूशन में लेस्ली वाइट एंड वी गॉर्डन चाइल्ड को रखा गया था। तो ये जूलियन स्टीवर्ट, लेस्ली वाइट, वी गॉर्डन चाइल्ड, एडमंड सर्विस क्या है, नियो इवोल्यूशनिस्ट है। और नियो इवोल्यूशनिस्ट में भी 2 टाइप्स हो जाते हैं, मल्टीलीनियर और यूनिवर्सल इवोल्यूशन। ठीक है, तो distinction between unilinear, multilinear and universal evolution was first proposed by Julian Stewart। Okay, then question next आता है, the Maustrian culture is characterized by। अब मॉस्ट्रियन कल्चर आप लोगों ने पढ़ा था जब आप मिडिल पैलेथिक कल्चर ऑफ यूरोप पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन होता है। और मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन में फर्दर डिविजन्स जाते हैं, जिसमें कि टिपिकल मॉस्ट्रियन होता है, मॉस्ट्रियन ऑफ एचूरियन होता है, डेंटिकुलेट होता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट मॉस्ट्रियन के भी फर्दर सब ब्रांचेस हो जाती हैं। अब ये जो मॉस्ट्रियन कल्चर था, ले मॉस्ट्रियर साइट थी फ्रांस में, वहाँ पर ये जो है डेवलप हुआ। और इसकी जो खासियत है कि इसमें जो टूल्स थे वो सब स्क्रैपर्स में, जो फ्लैग टूल्स थे, स्क्रैपर्स, हैंड एक्सेस, बोरर्स, ब्यूरिन्स, डेंटिकुलेट्स, ये सारे टूल्स थे। और जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज थी वो निएंडरथल मैन की थी, निएंडरथल मैन थे, और वो मोस्टली केव साइट्स में रहा करते थे, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। बरियल प्रैक्टिसेस सबसे पहले मॉस्ट्रियन कल्चर के दौरान शुरू हुई। बिलीफ इन आफ्टर लाइफ या बिलीफ इन सोल जो है, रिलीजन कह सकते हैं, वो सबसे पहले मॉस्ट्रियन कल्चर में ही स्टार्ट हुआ। तो इस तरह इसकी कुछ खासियत है। और आर्ट की भी बिगनिंग, जो केव आर्ट की बिगनिंग हम मानते हैं, वो भी मॉस्ट्रियन कल्चर के, लेट मॉस्ट्रियन कल्चर में हम मान सकते हैं कि ये शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस तरह अगर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स
मॉस्ट्रेलियन कल्चर के हैं, तो अगर आपको इनमें से देखना होगा तो देख लेते हैं। डेंटिकुलेट टूल्स, हाँ ठीक है, डेंटिकुलेट टूल्स जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि बोरस, ब्यूरिस, डेंटिकुलेट्स, हैंड एक्सेस एंड स्क्रैपर्स जो है ये सभी मॉस्ट्रेलियन कल्चर के टूल्स है। ग्रेट यूज ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, हाँ ये भी ठीक है। इसके पहले जो होमो इरेक्टस की स्टेज थी लोअर पैलिथिक में, वो ओपन रिवराइन साइट्स में रहा करते थे, लेकिन मॉस्ट्रेलियन कल्चर के समय जब निएंडरथल मैन आए तो उन्होंने ही सबसे पहले वो केव्स में रहना शुरू किया। तो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में ये मोस्टली रहा करते थे। हैंड स्टेंसिल्स ऑन केव वॉल्स, ठीक है, ये भी सही है कि इन्होंने ही सबसे पहले जो है जो केव्स थी जहाँ पे केव्स में रहा करते थे वहाँ की केव वॉल्स में इन्होंने हाथ से कुछ आर्ट बनाना शुरू किया। ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्कल्पचरल आर्ट, नहीं, थ्री डायमेंशनल स्कल्पचरल आर्ट आपको अपर पैलियोलिथिक कल्चर के दौरान मिलेगी, नॉट ड्यूरिंग द मिडिल पैलियोलिथिक। तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें मॉस्ट्रेलियन कल्चर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। डेंटिकुलेट, ग्रेट यूज ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड केव्स एंड हैंड स्टेंसिल्स एंड केव वॉल्स। तो ए बी सी ओनली हो जाएगा, ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली राइट आंसर है। थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर आर्ट जो है वो अपर पैलियोलिथिक की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें कि वो वेनस फिगराइंस या कुछ तरह के स्टेचूज बनाया करते थे। ठीक है, तो ये अपर पैलियोलिथिक के तो केव आर्ट के साथ साथ मोबाइल आर्ट भी डेवलप हो गई थी अपर पैलियोलिथिक में, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक में जो स्टार्टिंग थी क्रूड फॉर्म में आर्ट बनाना शुरू किया था वो कुछ हैंड स्टेंसिल्स से केव वॉल्स पे। ठीक, तो थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर आर्ट अपर पैलियोलिथिक का खासियत है, बाकी तीनों ये मिडिल पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ए बी सी ओनली हो जाएगा। देखिए बाकी तीन ऑप्शन में डी 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 लिखा, डी गलत है, तो डी वाला ऑप्शन लेना ही नहीं है आपको, ए बी सी ओनली हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमको मैच कराना है। ठीक है, तो एच ब्लड ग्रुप है, एमएनएच ब्लड ग्रुप है, डफी ब्लड ग्रुप है और आरएच ब्लड ग्रुप है। अब जो एच ब्लड ग्रुप है, एच ब्लड ग्रुप है, इसका जो जीन होता है, यहाँ पे जीन लिखे हैं, ठीक है, जीन नेम से इसके जो जीन होते हैं फ्यूट वन होते हैं। एच जीन, एच ब्लड ग्रुप का क्या जीन है, फ्यूट वन है। ठीक है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज वन, फ्यूट वन, फ्यूट वन इसका जीन है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज वन। और एमएनएच ब्लड ग्रुप का है ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन ए। यहाँ पे दो इसके जीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी। तो ए पूछा गया है तो ए से हमको उसको मैच करा देंगे। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी दो होते हैं इसके जीन, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन ए यहाँ लिखा हुआ है तो इससे मैच करा देते हैं। फ्यूट वन है एच ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ जीन। डफी से है डार्क, डफी से डार्क जुड़ा हुआ है। डी से डफी है, ए से एंटीजन है, आर से रिसेप्टर है और सी से कीमोकाइन है। ठीक है, तो डफी डफी एंटीजन कीमोकाइन रिसेप्टर इसका फुल फॉर्म है, डफी एंटीजन कीमोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और आरएच से आरएचडी बन जाएगा, आरएच डी एंटीजन, तो ये आरएच डी एक एंटीजन है। ठीक है, तो आरएचडी हो जाएगा। तो ये जीन्स हो गए आरएच से जुड़ी हुई, आरएचडी। ठीक, तो इस तरह और यही आरएचडी जो जीन है इसी की वजह से जो डी एंटीजन है उसी की वजह से ही आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट किया था। आरएच पॉजिटिव में डी होता है, आरएच नेगेटिव में डी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चेक कर लेते हैं, एच से हो जाएगा फ्यूट वन, तो ए का हो गया 4, ए का 4 मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि ए का 4 यहीं पे दिया हुआ है और बी का 1 दिया हुआ है GYPA, देन सी का 2 दिया हुआ है that is DARC and RH का RHD थर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। then which species of Malaria paradise use the Duffy antigen as a receptor to invade the red blood cells। यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही वो मलेरिया पैरासाइट है जो कि डफी एंटीजन को एज ए रिसेप्टर यूज करता है टू इन्वेड द रेड ब्लड सेल्स। Then basic tenet of cultural materialism is, अब कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मार्विन हैरिस ने दिया था। इन्होंने ही एमिक और एटिक अप्रोच के बीच में भी डिस्टिंग्विश किया था। तो कल्चरल मटेरियलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो पूछा जा रहा है
तो जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डिटर्मिनिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फैसिलिटीज होती हैं मतलब किसी भी कल्चर या समाज में रहने की जो भी सुविधाएं हैं या खाने पीने से लेकर इकोनॉमिक सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। और ये सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिटरमिन करता है कि वो समाज कैसा प्रोग्रेस करेगा, कैसा उनका रहन सहन, उनका कल्चर कैसा चल रहा है, और सब कुछ उनका सारा जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके कल्चरल रिचुअल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो सारा कुछ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंडेंट है, ऐसा मानना था। और एक किसी भी समाज या कल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसको डिटरमिन करता है, उस समाज को, उस कल्चर को, ये मानना था मार्विन हैरिस का। तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था कल्चर मटेरियलिज्म का दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम मटेरियल थिंग्स भी आ सकती हैं और टेक्नोलॉजिकल थिंग्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। देन मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लेस लिखा हुआ है, मीन्स कुछ साइट्स के नाम है, और यहाँ पे फॉसिल के नाम है। अब आपको मैच कराना है कि किस फॉसिल से कौन सा प्लेस या साइट जुड़ा हुआ है। तो निएंडरथल स्केलेटन है, सिएनैंथ्रोपस पेकिनेंसिस है, जो कि पेकिंग मैन भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस है, जो कि यहाँ पर मैच कराना आपको टोंग बेबीज हो जाएगा, और पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस जो कि जावा मैन कहते हैं। जावा इंडोनेशिया में पाया गया था, इसलिए इसको जावा मैन भी कहा जाता है। ये पेकिंग में पाया गया था, इसे पेकिंग मैन कहते हैं, ठीक है। तो पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस की अगर बात की जाए तो ये यूजिन डुबोइस ने इसको सबसे पहले खोजा था जावा इंडोनेशिया से। ईस्ट जावा में एक साइट है दैट इज ट्रिनिल। ट्रिनिल कहाँ पे है? जावा में है। जावा इंडोनेशिया की ये साइट है ट्रिनिल, और यही साइट से जो है ये हमको फॉसिल मिला था पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस, और जावा में मिला, इसलिए इसको जावा मैन भी कहा जाता है। और यूजिन डुबोइस ने इसको खोजा था। देन यूजिन डुबोइस, हाँ ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं, ये आपका जो नेक्स्ट है दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को टोंग एक साइट है, टोंग साउथ अफ्रीका की एक टोंग साइट है, और वहाँ पर एक 3 से 4 ईयर्स के चाइल्ड का एक फॉसिल मिला, और उसी को टोंग बेबी भी कहा जाता है, और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की वैरायटी थी, ठीक है। तो रेमंड डार्ट ने इसको खोजा था 1925 में। रेमंड डार्ट ने टोंग बेबी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, और ये 3 to 4 ईयर्स का एक चाइल्ड का फॉसिल था। देन ला शैपेल ऑफ सेंट्स, ये फ्रांस पेरिस में एक साइट है ला शैपेल ऑफ सेंट्स, और यहाँ से हमको निएंडरथल मैन के फॉसिल्स मिलते हैं, निएंडरथल मैन के, ठीक है। दूसरा है ज़ाकोडियन, और ज़ाकोडियन वर्ड ही अपना चाइना से जुड़ा हुआ है, ज़ाकोडियन साइट है। तो ज़ाकोडियन साइट जो है चाइना की है, और यहाँ पर ये पेकिंग में है, चाइना के पेकिंग जो वहाँ की राजधानी थी पहले पेकिंग, वहाँ पर जो है ये ज़ाकोडियन साइट है, और वहीं से जो फॉसिल होमो इरेक्टस के मिले दैट इज सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस, और ये जो है पेकिंग मैन इसलिए कहा था क्योंकि पेकिंग से जुड़ा हुआ है, और ये भी होमो इरेक्टस के फॉसिल है, जावा मैन और पेकिंग मैन दोनों ही होमो इरेक्टस के फॉसिल हैं, ठीक है। तो ट्रिनिल जावा से पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस लगा देंगे। 4 ऑप्शन, ऑप्शन 1 में ही 4 दिया हुआ है, का 4, और टोंग ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस से लगा दिया। देन ला शैपेल ऑफ सेंट्स निएंडरथल मैन से लगा दिया, और ज़ाकोडियन लगा दिया सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस से। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ केसेस कैरिंग ए गिवन जीन दैट मैनिफेस्ट स्पेसिफाइड फिनोटाइप इज नोन एज। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या? फिनोटाइप जो ऑब्जर्व ट्रेट दिखाई देते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, या वस्तु मतलब, ठीक है, तो लिविंग बीइंग के, इंडिविजुअल के जो ऑब्जर्व ट्रेट्स हैं दैट इज द फिनोटाइप, और जो उसका जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ केसेस जिसमें कि गिवन जीन कैरिंग अ गिवन जीन मीन्स जो उनका जेनेटिक मेकअप है वो मैनिफेस्ट करता है स्पेसिफाइड फिनोटाइप को,
तो जैसा वो जीनोटाइप वैसा ही उससे एसोसिएटेड फिनोटाइप जो है एक्सप्रेस होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेनिट्रेंस। ठीक है, पेनिट्रेंस कहते हैं। तो पेनिट्रेंस इज द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और द फ्रैक्शन ऑफ केसेस विद ए स्पेसिफिक जीनोटाइप who display the corresponding phenotype. ठीक है, in other words it can be said that it describes how reliably a gene mutation leads to the expected physical or clinical outcome। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होता है अगर जो एसोसिएटेड फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है जीनोटाइप के द्वारा, तो उसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। कंप्लीट होता है कि ऑल इंडिविजुअल्स मीन्स नॉट सम इंडिविजुअल बट इन ऑल इंडिविजुअल्स अगर जो स्पेसिफिक जीनोटाइप है वो स्पेसिफाइड फिनोटाइप एक्सप्रेस करती देन इट इज कंप्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, तो पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड कंप्लीट पेनिट्रेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा पेनिट्रेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ली एंड डिवोर द सैन ऑफ कालाहारी। सैन ऑफ कालाहारी डिजर्ट जो अफ्रीका का कालाहारी डिजर्ट है वहाँ पर ली एंड डिवोर ने ये एक प्रोजेक्ट किया था, कालाहारी रिसर्च प्रोजेक्ट 1963 से 76 तक चला था ये। ठीक है, कालाहारी डिजर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, 1963 से 76 तक ये चला ये प्रोजेक्ट। और जो सैन पीपुल है, सैन कोई बुशमैन भी कहा जाता है, बुशमैन, हाँ, कुंग बुशमैन कहा जाता है। कालाहारी डिजर्ट के ये है जो कि साउथ अफ्रीका के बोस्वाना रीजन में ये कालाहारी डिजर्ट है। और वहीं के बुशमैन जो ट्राइब्स हैं उन्हीं के लोगों को सैन भी कहा जाता है, कुंग बुशमैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हुआनसी कम्युनिटी या जू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इन्हीं पर ली वोर ने जो है ली एंड डी वोर ने रिसर्च किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मैन द हंटर एक बुक लिखी थी 1966 में। 1966 में मैन द हंटर बुक लिखी थी, मैन द हंटर। ओके, तो ये एक बुक थी इनके द्वारा और इसी में इन्होंने कंपेयर किया था जो बुशमैन पीपल है उनको हॉर्टिकल्चर लेबर्स के साथ। ठीक है, फार्मर जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, क्योंकि ये क्या थे, ये हंटर गैदरर थे। ये ट्राइबल पीपल जो सैन ऑफ कालाहारी हैं ये क्या है, हंटर गैदरर, हंटिंग गैदरिंग करते थे। और जो एग्रीकल्चर नेबर्स थे या हॉर्टिकल्चर नेबर्स थे उनके साथ उन्होंने उनको कंपेयर किया तो पाया कि जो सैन ऑफ कालाहारी पीपल हैं दे वर्क फॉर लेस आवर्स और वो अंडर नरिश्ड होते थे क्योंकि वो कुछ मीट या इस तरह की जो हंटेड मीट होता था उसको ही खाया करते थे, बाकी ऑप्शंस उनके पास नहीं थे। जबकि जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके पास दूसरे जो है अनाज या इस तरह की चीज़ें भी थी जिसको वो अपने मील में लिया करते थे। तो इसमें वर्किंग फॉर लेस आवर्स एंड माल नरिश्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वर्किंग फॉर लेस आवर्स, मोर आवर्स नहीं होगा, गलत है। और माल नरिश्ड होना चाहिए। ठीक है, बी एंड डी ओनली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट आंसर कह रहा है कि इट इज बी एंड सी ओनली, बेटर नरिश्ड। ठीक है, वर्किंग फॉर लेस आवर्स एंड बेटर नरिश्ड होगा ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन होगा। पर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बेटर नरिश्ड भी हो सकता है क्योंकि ये तमाम जो भी वो खाते थे वो ज़्यादा वो मीन्स फैटी नहीं होते थे। ठीक है, थिन पीपल्स होते थे कालाहारी डिजर्ट के लोग। और जो है ये इन तमाम बीमारियां जो होती हैं
इनको हम वेस्टर्न डिजीजेस कहते हैं, वो उनसे दूर रहते, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ये सारी डिजीज़ इनको नहीं होती थी एज़ कम्पेयर टू देयर फार्मर और हॉर्टिकल्चर नेबर्स। ठीक है, लेकिन वेटरनरिस्ट कहना यहाँ पर सही होगा कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अंडर नरिश तो वो होते थे क्योंकि उन्हें वो सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे क्योंकि उन्हें मिलना चाहिए उनके फूड से। ठीक है, तो कुछ जो गेम हंटेड मीन्स जो गेम मीट होता था उसी को वो खाया करते थे, कि बिग गेम हंटिंग किया करते हैं, उसी में वो जो मिलता था उसी को वो खा लिया करते थे। उनको पूरा जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए भोजन में वो नहीं मिलते थे, इसलिए वो अंडर नरिश थे। लेकिन और उनकी बॉडी भी थिन काफ़ी होती थी, लेकिन वो बाहरी बीमारियों से दूर रहते थे, जो कि उनके एग्रीकल्चर नेबर्स को हुआ करती थी। तो इस वजह से शायद यहाँ पर वेटरनरीज लिखा होगा, पर वो माल नरिश्ड होते थे या अंडर नरिश्ड होते थे। ठीक है, तो इस तरह मेरे हिसाब से ये वर्किंग फॉर लेस आवर्स और माल नरिश्ड होना चाहिए। Protohistoric bar bits of iron and diadems in urn burial are discovered at। अब आयरन की बात हो रही है, आयरन मेटल आपको आयरन एज में ही मिलेगा। ठीक है, अर्न ब्यूरियल ये सभी कब मिलते हैं आपको, आयरन एज में मिलते हैं। ठीक है, तो आयरन एज में मिलते हैं और इसमें से देखना होगा कि आयरन एज की साइट कौन सी है। तो अतिराम पक्कम, अतिराम पक्कम आप लोगों ने मद्रासी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बड़ा मदुरई अतिराम पक्कम लोअर पैथिक कल्चर की साइट थी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगी। बुर्ज होम आपने पढ़ा था नियोलिथिक में, नियोलिथिक में कश्मीर की साइट है। लंगनाज और बुर्ज होम पढ़ा था जहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मिली थी। ठीक है, तो बुर्ज होम आपका नियोलिथिक का हो गया। फिर आदिचनलूर है, आदिचनलूर इज एन आयरन एज साइट। ठीक है, ये एक मेगालिथिक आयरन एज साइट है। ठीक है, और बागौर एक मीसोलिथिक साइट है, बागौर राजस्थान में मीसोलिथिक साइट है। तो आदिचनलूर जो है वही होगा आयरन एज साइट, और यहीं पर हमको अनब्यूरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोहिस्टोरिक बारबिट्स ऑफ आयरन एंड डायडेम्स इन अनब्यूरियल आर डिस्कवर्ड एट आदिचनलूर। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन बाय, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये जो है के एफ गास के द्वारा दिया गया था 1809 में, 1809 में, 1809। ठीक, 1809 गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है इसको। ओके, तो यहाँ पर आदिचनलूर ये एक तमिलनाडु की साइट है, तमिलनाडु की साइट है, आयरन एज की साइट है, मेगालिथिक साइट है। ठीक है, अब आते हैं डाइल्यूशन मेथड फॉर मेजरिंग पीटीसी टेस्टिंग सेंसिटिविटी वाज गिवन बाय। अब ये डाइल्यूशन मेथड क्या है, तो डाइल्यूशन मेथड जो है ये जो है जो पीटीसी है, पीटीसी मीन्स फेनिल थायोकार्बामाइड। ठीक है, पीटीसी दैट इज फेनिल थायोकार्बामाइड, ये केमिकल है, और ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.13% होता है। ठीक है, पर जो डाइल्यूशन मेथड है, डाइल्यूशन मेथड कहने का मतलब है डाइल्यूट किया गया, मीन्स इसको वाटर के साथ मिलाया गया और इसको डाइल्यूट किया गया और सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस बनाए गए, सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस बनाए गए, सीरियली डाइल्यूट किया गया, सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं इसको, with decreasing concentrations, and this method distinguishes between testers and non-testers। testers and non-testers means dilution method जो यूज किया गया for measuring the PTC testing sensitivity, ये testers and non-testers के बीच में distinguish करता है। even at low concentrations कुछ लोग नहीं उसको टेस्ट कर पाए उसका bitter taste, जबकि higher concentrations में भी जो है कुछ लोग कर पाए। तो टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स के बीच में इसको जो है यूज़ किया गया, उनको उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये मेथड दिया था हैरिस एंड कॉल्मस ने। हैरिस एंड कॉल्मस ने ये मेथड अप्लाई किया था, डाइल्यूशन मेथड, जिसमें कि उन्होंने फेनिल थायोकार्बामाइड के जो लिक्विड है उसमें
मिला दिया था वाटर। सीरियली उन्होंने वाटर मिला के बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए थे, कुछ वीक कंसंट्रेशन के थे, कुछ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के थे, ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन के थे। तो इस तरह उन्होंने टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये इस तरह के सीरीज ऑफ डाइल्यूटेड कंसंट्रेशंस बनाए थे या सॉल्यूशंस बनाए थे। हैरिस एंड काल्मस इन 1949 डाइल्यूशन मेथड, 1949। ठीक है, तो डाइल्यूशन मेथड इसको कहते हैं। ओके, हैरिस एंड काल्मस के द्वारा दिया गया था। देन भीमबेटका साइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एविडेंसेस ऑफ। अब भीमबेटका साइट आप जानते हैं, लोअर पैलेथिक में भी आपने देखा, फिर अपर मिडिल पैलेथिक, अपर पैलेथिक अप टू मीजोलिथिक हमको भीमबेटका के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश की साइट है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, आदमगढ़, ये दोनों केव साइट्स हैं। तो इसकी एविडेंसेस हम देख लेते हैं क्या क्या है। कैरेक्टराइज्ड बाय द एविडेंसेस ऑफ ऑल फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक कल्चर, सही होगा। इसमें लोअर पैलियोलिथिक से लेके अपर पैलियोलिथिक तक और मीसोलिथिक कल्चर के भी प्रमाण मिलते हैं, इसलिए 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। सेवरल रॉक पेंट्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ये भी सही है। वहाँ पर हमको जो है रॉक शेल्टर्स में मतलब और केव वॉल्स में तमाम जो है पेंटिंग्स मिली है। ठीक है, तो इस जो भीमबेटका की साइट है उसमें ओवर 750 रॉक शेल्टर्स मिले हैं और जिसमें कि मोर देन 400 कंटेनिंग द रॉक पेंटिंग, मोर देन 400 कंटेन्स द रॉक पेंटिंग्स। ओके, deliberate burials of humans along with domesticate। तो डेलिब्रेट ब्यूरियल तो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा, डेलिब्रेट ब्यूरियल नहीं मिलता है भीमबेटका में। ठीक है, इंटेंशनली मीन्स बरियल प्रैक्टिसेस नहीं की गई हैं, तो या प्लान्ड वे में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो डेलिब्रेट ब्यूरियल्स ह्यूमंस अलोंग विद डोमेस्टिकेट्स यहाँ पर हमको नहीं मिलता है। एश चारकोल एंड चार्ड बोन्स इंडिकेट द यूज ऑफ फायर, हाँ ये सही है। एश चारकोल और चार्ड बोन्स, जलाई गई जो कुछ बोन्स के प्रमाण मिलते हैं कि इसका मतलब उन्होंने आग को यूज किया होगा केव के अंदर, हाँ ये ठीक है। ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है केव्स में। ठीक है, तो होमो इरेक्टस के कोई ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पर हमको नहीं मिलते हैं भीमबेटका में। ठीक है, तो ए बी एंड डी सही है, ए बी एंड डी सही है, ए बी एंड डी ओनली मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉडल्स ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। ठीक है, अब ह्यूमन ओरिजिन के लिए कौन सा मॉडल सही है देखना पड़ेगा। तो मल्टी रीजनल एंड कैंडेलब्रा मॉडल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, नहीं, ये तो आइडेंटिकल नहीं है, तो ये तो गलत होगा। मल्टी रीजनल मॉडल मीन्स ओरिजिनली जो फ्रेंच वाइडेनरिच के द्वारा दिया गया था, और ये प्रपोज करता है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो लोकल आर्किक पॉपुलेशन से ही इवॉल्व हुए होंगे, जैसे जबकि कैडेलब्रा कहता है कि ओनली जो है खून के द्वारा दिया गया था, और अर्ली ह्यूमंस जो है वो माइग्रेट किए थे आउट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका, तो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस से यहाँ पे कि सब अफ्रीका से ही माइग्रेट किए होंगे, और जबकि मल्टी रीजनल मॉडल कहता है नहीं, डिफरेंट रीजन से लोकल पॉपुलेशन जो है वो निकली होंगी अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जीन फ्लो हुआ होगा, तो ये है मल्टी रीजनल मॉडल का। देन रिप्लेसमेंट इन कैंडेलब्रा मॉडल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये भी नहीं सही है। ठीक है, in multi-regional model the evolution also includes the gene flow between the population, हाँ ये सही है, जीन फ्लो हुआ था। ठीक है, मल्टी रीजनल पॉपुलेशन में जो डिफरेंट रीजन्स में से लोग माइग्रेट किए उसमें जीन फ्लो भी इंक्लूडेड है, मीन्स इंटरब्रीडिंग हुई, डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में इंटरब्रीडिंग हुई। ठीक है, तो ये जीन फ्लो हुआ
ये सही होगा। एंड मल्टी रीजनल मॉडल, द मेन लाइन्स ऑफ एंसेस्ट्री आर नॉट विद इन द ईच मेजर रीजन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, ये भी रॉन्ग है। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो डिफरेंट लोकल रेसेस डिफरेंट रीजन्स में कॉन्टिन्यूस जीन फ्लो के साथ माइग्रेट किए, और यही मल्टी रीजनल मॉडल कहता है। ठीक है, तो जीन फ्लो हुआ, जीन फ्लो हुआ। Arrange the following works in the chronological order of their first publication from the earliest to latest. ठीक है, अब तो देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें बुक्स हैं जो सबसे पहले लिखी गई। तो जेम्स फ्रेजर की जो गोल्डन बो है, जेम्स फ्रेजर की गोल्डन बो, ये 1890 की है, 1890 की बुक है, 1890। ठीक है, जेम्स फ्रेजर की गोल्डन बो 1890 की हो गई। एंशिएंट लॉ जो हेनरी मैने ने लिखी थी, ये है 1861 की, 1861 की। इससे पहले भी हम लोगों ने हेनरी मैने से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया था कि लीगल एंथ्रोपोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन था उसमें भी हम लोगों ने अरेंज किया था, उसमें भी एंशिएंट लॉ सबसे पहले लिखी गई थी। ठीक है, अब आती है एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी एल.एच. मॉर्गन ने लिखी थी और ये थी 1877 की, 1877 की। ठीक, और प्रिमिटिव कल्चर है 1871 का, 1871 का। तो अब आप देख लीजिए कौन सी बुक सबसे पहले लिखी गई है। तो एंशिएंट लॉ सबसे पहले लिखी गई है, देन प्रिमिटिव कल्चर आती है, देन एंशिएंट सोसाइटी है, देन लास्ट में गोल्डन बो आती है। ठीक है, तो एंशिएंट लॉ को हम सबसे पहले रखेंगे बी, तो बी डी सी ए और राइट आंसर है, बी सबसे पहले है, देन डी ई.बी. टायलर, देन सी एंशिएंट सोसाइटी एल.एच. मॉर्गन, एंड देन ए दैट इज गोल्डन बो बाय जेम्स फ्रेजर। ठीक है, तो बी डी सी ए इज द राइट आंसर, बी डी सी ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर पूछ रहा है द थिन स्लेंडर एंड elongated ब्लेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग। ठीक, अब ब्लेड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ना कोल टूल की बात हो रही है, ना फ्लेक टूल की बात हो रही है, ओनली ब्लेड टूल्स की बात हो रही है। अब देख लेते हैं कि कौन सी टेक्निक ऐसी है जिनमें कि ब्लेड टूल्स बनते हैं। तो लेवलॉइजियन टेक्निक जो कि एक मिडिल पैलेफिक कल्चर की टेक्निक है, यहाँ पर तो फ्लेक टूल्स बनते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। टॉर्टवाइज फोर टेक्निक ऑल्सो बिलोंग्स टू द मिडिल पैलेफिक कल्चर एंड इट ऑल्सो दिस टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग फ्लेक टूल्स। ठीक, देन आता है ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्निक। ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्निक इज अ लोअर पैलेफिक कल्चर टेक्निक एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेकिंग मोस्टली core tools and also flake tools. ओनली फ्लूटेड कोर टेक्निक ही आपके ब्लेड टूल बनाएगी। फ्लूटेड कोर टेक्निक मोस्टली जो फ्लूटिंग टेक्निक कहा जाता है इसको, ये यूज की गई थी माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन के समय, जिसको कि मीजोलिथिक कल्चर कहते हैं, मीजोलिथिक कल्चर। ठीक है, मीजोलिथिक कल्चर। और मीजोलिथिक कल्चर के समय जो भी ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोवेव्स बनाए गए थे, जिसकी फ्लोटिंग टेक्निक्स की वजह से बनाए गए थे, इसमें कि थिन स्लेंडर elongated वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो अपर पैलेफिक में भी एक ब्लेड मेकिंग टेक्निक है, दैट इज द प्रेशर मेकिंग टेक्निक, एंड माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन जो कि मीजोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है, उसमें भी एक ब्लेड मेकिंग टेक्निक दैट इज द फ्लूटिंग टेक्निक, फ्लूटिंग टेक्निक। ठीक है, फ्लूटेड कोर टेक्निक से हमको ब्लेड्स मिलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साउथ इंडियन न्यूलिथिक फीचर्स। अब साउथ इंडिया का जो न्यूलिथिक कल्चर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो साउथ इंडियन कल्चर ऐश फाउंड कल्चर भी कहा जाता है, कि वहाँ पर हमको बहुत सारे ऐश के मतलब राख के कुछ भंडार मिले, जहाँ से हमको टूल्स वूल्स मिले हैं, और वो शो करता है कि कैटल फार्मिंग होती रही होगी, कैटल फार्मिंग प्रैक्टिसेस या पास्टोरलिज्म का
प्रमाण मिलता है। ठीक है, साउथ इंडियन से पास्टोरिज्म के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ की जो साइट्स हैं जिसमें ब्रह्मगिरी है, तेक्करकोटा है, उतनूर है, और मस्की है, हल्लूर है, पय्यमपल्ली है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के डिफरेंट साइड से हमको साउथ इंडियन के प्रमाण मिलते हैं नियोलिथिक के। अब देख लेते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनसे बिलोंग करती है। तो इकोनॉमी वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन कैटल रेजिंग नेक्स्ट टू गोट एंड शीप। ठीक है, तो गोट एंड शीप और कैटल रेजिंग में ही लार्जली इनकी डिपेंडेंट थी। एक इनकी इकोनॉमी, हाँ ये तो सही है, कैटल फार्मिंग होती थी, पास्टोरलिज्म पर बेस थी इनकी इकोनॉमी, जो कि हमको एश बाउंड साइट्स ये प्रमाण देती हैं। ठीक है, देन जो द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हट्स आर प्रिडोमिनेंट। अब हट्स तो मिले हैं हमको मड हाउसेस, लेकिन वो स्क्वायर शेप नहीं मिले हैं, सर्कुलर मिले, मोस्टली दे आर सर्कुलर। अब यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हट्स आर प्रिडोमिनेंट, मीन ज़्यादा संख्या में स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हट्स मिले हैं, जो कि गलत होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, पर दूसरा गलत है, क्योंकि सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हट्स मिले हैं, नॉट स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हट्स। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस वेयर सर्कुलर। ठीक है, तो प्रमाण मिले हैं हमको सर्कुलर मड हाउसेस के मिले हैं, और दूसरे टाइप के रेक्टेंगुलर भी मिले हैं, लेकिन स्क्वायर शेप नहीं मिला है, स्क्वायर शेप मड हाउसेस नहीं मिले हैं साउथ इंडियन नियोलिथिक में, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग ऑप्शन होगा। देन पॉटरी इज ऑफ ग्रे एंड बफवेयर, हाँ रेड एंड ग्रे बफवेयर की पॉटरी मिली है, हाँ तो ये तो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो ए और सी करेक्ट है। देन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड्स नियोलिथिक की पहचान नहीं है, खासकर साउथ इंडियन नियोलिथिक की। ये तो जो कॉपर होर्ड कल्चर था या चालकोलिथिक कल्चर में भी हमको गंगा वैली से जुड़ी हुई जो साइट्स हैं वहाँ पर ही हमको कॉपर एंड ब्रॉन्ज के एंटीने स्वार्ड्स मिलते हैं। तो कॉपर होर्ड कल्चर या चालकोलिथिक कल्चर में हमको मिलेगा गंगा वैली से, लेकिन साउथ इंडियन नियोलिथिक में कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड्स नहीं मिलेगा, ये तो रॉन्ग होगा। एंड सेपरेट ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ ए और सी सही लग रहा है, ए और सी, और ए और सी थर्ड ऑप्शन में दिया है अलॉन्ग विद डी, डी भी यहाँ पर सही बता रहा है, डी भी सही बता रहा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड्स। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे, लेकिन कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड ये इस खास तरह की तलवार होती है जिसमें कि आगे की तरफ कुछ इस तरह का एंटीना बना रहता है। ये तलवार तो सिर्फ गंगा वैली की साइड्स पे ही जो है मिली है, जो यूपी बिहार की कुछ साइट्स हैं जो कि कॉपर फोर्ट कल्चर से बिलोंग करती हैं, और कुछ चालकोलिथिक साइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन नियो चालकोलिथिक मतलब नियोलिथिक के साउथ इंडियन से नहीं प्रमाण मिलते हैं। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन एंटीने स्वार्ड्स का प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये तो रॉन्ग होगा। पर यहाँ पर ए सी डी ऑप्शन को ही लगाना है, क्योंकि आपके पास ए सी सिर्फ नहीं है, सिर्फ ए सी होना करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ओनली ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट and all the other three are wrong, that is B, D and E are wrong। ठीक है, according to me, but in answer आपको ऑप्शन ए सी डी ओनली दिया है, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन 3 ही लगाना होगा, लेकिन डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, मीन्स इन्होंने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन देना नहीं था, पर ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, बट डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसके कोई प्रमाण हमको नियोलिथिक साउथ इंडिया से नहीं मिलते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंटीने स्वार्ड्स के, पर यहाँ पर इसको दे दिया गया है, जो कि गलत होगा, देख लीजिएगा। Then which of the following are the methods of phylogenetic tree reconstruction? ठीक है, अब phylogenetic tree construction, आप phylogenetic tree जानते हैं कि जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मीन्स जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है स्पीशीज के बीच में, उसको मतलब इसकी मदद से जाना जाता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री रिकंस्ट्रक्शन में
कौन से मेथड्स होंगे ये पूछा जा रहा है। तो लॉगरिथम ऑफ ऑड्स, नेबर ज्वाइनिंग, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इसमें हो जाएगा आपका एनजे मेथड हो जाएगा, दैट इज नेबर ज्वाइनिंग मेथड, ये सही है, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड सही है। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड सही है। 2003 के द्वारा दिया गया था 1980 में मैक्सिमम लाइक्लीहुड। और जो एनजे मेथड है, मोस्ट पॉपुलर डिस्टेंस मेथड है, जिसको साइतो एंड मासातोशी ने दिया था, मासातोशी ने 1987 में दिया था, नेबर ज्वाइनिंग। ठीक है, और यही दो मेथड्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज, एनजे मेथड एंड एमएल मेथड। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड एंड नेबर ज्वाइनिंग मीन्स बी एन सी ओनली हो जाएगा, बी एन सी ओनली राइट आंसर है। Then the time-honored definition of natural selection as survival of the fittest was a phrase coined by social theorists. अब देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट लिया गया था डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में, वो लिया गया था यहाँ से हर्बर्ट स्पेंसर की सोशल डार्विनिज्म से। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले एक टर्म कॉइन किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म कॉइन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, और इसी टर्म को डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में इन्वॉल्व किया था। ठीक है, तो इन्होंने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने कि समाज में जो ज़्यादा मीन्स उपयोगी वही होंगे, जो कि मतलब जो गुड रेसेस होंगी, वही जो क्वालिफाइड पीपल्स हैं या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वही समाज को आगे ले जा सकते हैं, बाकी उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फिटेस्ट वन जो फिटेस्ट वन है वही आगे एग्जिस्ट करेंगे, बाकी अदर्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे समाज के द्वारा, ऐसा मानना था। क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी डार्विन की, उसी को इन्होंने अपने सोशल डार्विनिज्म में अप्लाई किया था। ठीक है, और लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वर्ड है वो कॉइन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने ही, जिसको कि बाद में डार्विन ने ही अपनी थ्योरी में ले लिया था। ठीक है, तो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के हिसाब से देखे जाए तो वही जो कि नेचुरली सिलेक्ट होंगे, और दोज हु आर फिट टू द एनवायरनमेंट दैट विल सर्वाइव। ठीक है, अदर विल बी रिजेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचर के द्वारा वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और सिर्फ फिटेड, जो मोस्ट फिटेड या मोस्ट सूटेड टू द एनवायरनमेंट होंगे, वही आगे सर्वाइव करेंगे। और सेम यही कॉन्सेप्ट जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने मीन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो टर्म इन्होंने ही किया था, और इन्होंने अपने सोशल डार्विनिज्म में भी यही समझाने की कोशिश की कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वही समाज के द्वारा आगे उसको प्रोग्रेस कराएंगे, वही उन्हीं के द्वारा समाज चलेगा, बाकी जो है वो समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट को हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था अपने थ्योरी सोशल डार्विनिज्म में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपर होर्ड कल्चर इज एसोसिएटेड विद। अब कॉपर होर्ड कल्चर जानते हैं आप, गंगा वैली में ही सबसे ज़्यादा इसके जो साइट्स हैं वो मिलती है हमको। और ये जो पॉटरी है इससे जुड़ी हुई वो ओसीपी है, ओसीपी ओकेर कलर पॉटरी जो है वो ओसीपी, वो कॉपर होर्ड कल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, कॉपर होर्ड कल्चर से ओसीपी जुड़ा हुआ है। They arrange the PVTGs in terms of their geographical location from north to south. अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको बढ़ना है, तो देखना होगा कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी मीन्स ट्राइब है, एंड देन साउथ की तरफ बढ़ना है। तो राजीज जो है हमको दिख रहे हैं, राजी जो है उत्तराखंड की साइड से, जौनसर बावर और राजीज ये कहाँ की है, उत्तराखंड की साइड। तो राजीज जो है वो नॉर्थ की साइड हो गई। ठीक है, देन सहारिया आती है जो एमपी की साइड है, एमपी की साइड है, मध्य प्रदेश की पीवीटीजी ग्रुप है। राजीव जो है वो उत्तराखंड के हैं। ठीक है, उत्तराखंड के हैं। और जेनु कुरुम्बा और कादर, अब कादर तो केरला के हो गए, केरला के, और जेनु कुरुम्बा जो है कर्नाटक के हो गए, जेनु कुरुम्बा। ठीक है, इनको हनी मतलब कलेक्टिंग ट्राइब भी कहा जाता है, हनी कलेक्टिंग ट्राइब। ठीक है,
तो ये कर्नाटका के ट्राइब्स हैं, कर्नाटक में, ठीक। और ये केरला के हैं, ठीक है। तो जेनु कुरुम्बा को हनी कलेक्टिंग ट्राइब भी कहा जाता है। सहारिया जो है पीवीटीजी ग्रुप है मध्य प्रदेश के, और ये है उत्तराखंड के। तो अब देखिए आपको पता ही चल गया होगा कि सी से स्टार्ट करना है, देन सहारिया लेना है मध्य प्रदेश, तो सी ए हो जाएगा। सी ए 2 जगह दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका जेनु कुरुम्बा कर्नाटक, तो सी ए बी हो जाएगा। देन डी लास्ट में केरल आ जाएगा। केरल एकदम साउदर्न मोस्ट है, तो केरल सबसे लास्ट में आएगा, तो सी ए बी डी हो जाएगा। सी ए बी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। Among the following postmodernist work in ascending, arrange the following postmodernist work in ascending order from early to later। अब early से later की तरफ आपको अरेंज करनी है, तो सबसे अर्लीस्ट इसमें कौन सा है, ठीक है। तो अर्लीस्ट अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राइटिंग कल्चर है क्लिफोर्ड एंड मार्कस के द्वारा लिखा गया था, यही सबसे अर्लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है। तो अर्लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन सा है, राइटिंग कल्चर है। ये लिखा गया है 1986 में, 1986 में लिखा गया है क्लिफोर्ड एंड मार्कस के द्वारा, ठीक। देन 1987 का आता है अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल जो कि स्टीफन ए टाइलर के द्वारा लिखा गया है 1987, एक ही साल बाद, ठीक। तो क्लिफोर्ड एंड मार्कस के राइटिंग कल्चर लिखने के एक साल बाद अनस्पीकेबल लिखा गया स्टीफन ए टाइलर के द्वारा, जो कि दूसरा पोस्ट मॉडर्निस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन थर्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 1989 का है, जो कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी डेविड हार्वे की बुक है, डेविड हार्वे की बुक है, जो कि 1989 में लिखी गई है। और पोस्ट मॉडर्निज्म एफ जेमसन का है, एफ जेमसन, जो कि 1989 में लिखा गया है, ये भी 1989 में ही लिखा गया है ये भी। तो अरेंज कर लेते हैं, दो तो सेम ईयर के हैं, पर फिर भी यहाँ से आपको मैच कराना होगा। तो सबसे पहले आपने दिया सी, क्लिफोर्ड एंड मार्कस, सी दिया, सी तो एक ही जगह दिया हुआ है इसमें, मतलब ऑप्शन 2 से करेक्ट है, सी बी डी ए, सी बी डी ए। सी के बाद बी हम लोगों ने लिया था, देन डेविड हार्वे की कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी आ जाएगी, देन लास्ट में एफ जेमसन की पोस्ट मॉडर्निज्म आएगी, सी बी डी ए। ऑप्शन सी एक ही जगह पहला दिया गया है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रुप एंड ग्रिड थ्योरी है, कम्युनिटास है, इमेजिन कम्युनिटी है, सिंबॉलिक कम्युनिटी है। अब ये ग्रुप एंड ग्रिड थ्योरी तो मैरी डगलस का कॉन्सेप्ट है, मैरी डगलस ने दिया था ग्रुप एंड ग्रिड थ्योरी, मैरी डगलस ने दिया था, ठीक है। ग्रुप एंड ग्रिड थ्योरी, नेचुरल सिंबल्स उनकी एक बुक थी 1970 की, जिसमें कि मैरी डगलस ने 1970 की बुक है नेचुरल सिंबल्स, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रुप एंड ग्रिड थ्योरी का। देन कम्युनिटास जो है विक्टर टर्नर ने दिया था, कम्युनिटास 1969 की उनकी बुक थी, रिचुअल प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड एंटी स्ट्रक्चर, रिचुअल प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड एंटी स्ट्रक्चर 1969, ठीक है। स्ट्रक्चर एंटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे लिमिनैलिटी और कम्युनिटास की बात करते हैं, जिसमें लिमिनैलिटी स्ट्रक्चर एंटी स्ट्रक्चर में कम्युनिटास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिटास, विक्टर टर्नर, ओके। देन इमेजिन कम्युनिटी आती है, इमेजिन कम्युनिटी है जो कि आपकी एंडरसन से जुड़ जाएगा, बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटी के ऊपर बुक लिखी थी, इमेजिन कम्युनिटीज करके एक बुक लिखी थी 1983 में, 1983 में बुक लिखी थी इमेजिन कम्युनिटीज, ठीक है। और सिंबॉलिक कम्युनिटी पर बुक लिखी थी एंथनी कोहन ने, एंथनी कोहन ने बुक लिखी थी सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी 1985 में लिखी थी,
1985 में लिखी थी, द सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो सिंबॉलिक कम्युनिटी जो है कोहेन की है, एंथनी कोहेन की है। और एंडरसन की बुक है इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो अब देख लेते हैं ग्रुप एंड गिल्ड थ्योरी को डगलस के साथ। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड 2 जगह दिया हुआ है। बी का देख लेते हैं 1, वो भी 2 जगह दिया हुआ है। देन सी देख लेते हैं, सी का इमेजिन कम्युनिटी एंडरसन होगा, सी का 4 मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। फिर यहाँ पर दिया है ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी दैट डिफाइंस द थ्योरीज एंड मेथड्स बाय डेमोंस्ट्रेटिंग द इनकरेक्ट assumptions एंड इनएक्यूरेसीज। अब assumption इनएक्यूरेसीज को करेक्ट किया जाता है, रिफाइन करते हैं, वो कहाँ कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी एक टूल की तरह है जिसमें कि जो ऐसे मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जो कि इनकरेक्ट एजम्पशंस यानी कि इनएक्यूरेसीज को सही करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर अभी 10 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें कि दो कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं, जिसमें कि हर कॉम्प्रिहेंशन पर 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900 and the proof that these blood types are inherited was an outstanding example of Mendelian inheritance applied to human character. In 1908, a mathematician and physician set out the fundamental theorem of population genetics, which explains why a dominant gene does not increase in frequency from generation to generation. Scientists demonstrated that ABO blood group characters are due to multiple alleles at one locus. A year later, the combined efforts of researchers led to the discovery of Rh factor and established that hemolytic disease of the newborn owes its origin to immunological maternal-fetal incompatibility. A recent reprint of Davenport's 1911 book Heredity in Relation to Eugenics is accompanied by thoughtful reflections from contemporary geneticists to Davenport's eugenic concepts and recommendations almost 100 years later. The stage was set for the demonstration in the 1960s that the Rh hemolytic disease of the newborn can be prevented by the administration of anti-Rh antibodies to mother at risk. ठीक है, तो ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है और इसी पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन किए होंगे, पर इस बार आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिया हो गया है कि डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीन्स कॉम्प्रिहेंशन पे वो सारे डेटा नहीं दिए हुए हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा चैप्टर में, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए हों, पर आपको उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर आंसर देते समय। ठीक है, तो ये इस बार कुछ नया चेंज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पर किया गया है। तो तमाम बच्चों को इससे दिक्कत भी आई है। ठीक है, द प्रूफ दैट ब्लड टाइप्स आर इनहेरिटेड वाज डिस्कवर्ड बाय। अब सबसे पहले ब्लड टाइप्स की अगर बात करें तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर ये पूरा पैराग्राफ is based है। सबसे शुरुआत में लिखा है डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900 and the proof that these blood groups are inherited was an outstanding example of Mendelian inheritance। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस होता है या हेरिडिटी की बात किसने की थी? मेंडल ने की थी, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल मीन्स कि एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो है वो भी इनहेरिट होते हैं। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ये पेरेंट्स से एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इनहेरिट होते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया, पर इसको प्रूफ किया, मतलब ये इसका प्रूफ दिया हर्शफील्ड एंड डंजन एंड हर्शफील्ड ने इसको प्रूफ किया। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी के साथ लैंडस्टीनर ने दे दिया था। कार्ल लैंडस्टीनर उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे वो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग पे
जाता है तो ये इनहेरिट होता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये ऐसा उन्होंने बताया। पर इसको प्रूव किया डंजन एंड हर्ट्जफील्ड ने, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, एक्सप्लेनेशन बर्नस्टीन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको जो प्रूव किया गया था वो डंजन एंड हर्ट्जफील्ड ने किया था, ठीक है, डंजन एंड हर्ट्जफील्ड ने किया था। तो यहाँ पर द प्रूफ ये वर्ड यूज किया गया है, द प्रूफ दैट ब्लड टाइप्स इनहेरिटेड वाज डिस्कवर्ड बाय डंजन एंड। और ब्लड टाइप्स आर इनहेरिटेड, या ये अगर कहा जाए सिर्फ तो लैंडस्टीनर होगा। blood types are inherited was discovered by Landsteiner, but blood types are inherited, it was proved by Dungeon and Huddersfield, ठीक है। देन इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ RH फैक्टर। RH फैक्टर की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो तो लैंडस्टीनर ने खोजा था, ठीक है, और लैंडस्टीनर एंड लेवाइन ने MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजा था, और लैंडस्टीनर एंड वीनर ने जो है RH फैक्टर खोजा था, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। बॉडमर, फोजा एंड नी दिया है, गैरॉड, बेटसन एंड केम दिया है, वीनर, लेवाइन एंड लैंडस्टीनर दिया है, डेवनपोर्ट, मैक्विस एंड नील दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, क्योंकि लैंडस्टीनर ने तो खोजा ही था, लैंडस्टीनर थे ही, वीनर भी थे, लेवाइन को भी जोड़ देते हैं क्योंकि RH फैक्टर के पहले ही जो है MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है खोज दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1900 में, देन MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम आया, एंड देन लास्ट में RH फैक्टर आता है, ठीक है। तो लैंडस्टीनर वीनर होते हैं, लेकिन यहाँ लेवाइन को भी इंक्लूड करना होगा, तो लैंडस्टीनर, लेवाइन एंड वीनर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स आर ड्यू टू मल्टीपल एलील्स एट वन लोकस। अब देखिए पैराग्राफ में ये सब लाइंस दी हुई है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स आर ड्यू टू मल्टीपल एलील्स, ये दी हुई है ना लाइन, इसी को आपको देखना है कि द साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एबीओ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स आर ड्यू टू मल्टीपल एलील्स, ठीक है। अब ये जो है किसने बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा बर्नस्टीन इन 1924, बर्नस्टीन इन 1924 इन्होंने बताया था कि 3 एलील्स होते हैं A, B and O, A, B and O at a single locus they control the ABO blood group antigens, Bernstein, it was given by Bernstein, ठीक है। देन यहाँ पूछ रहा हु वेयर द डिस्कवरर्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिसिस। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम की बात यहाँ पर की गई है ना, इट्स इन 1908 में बताया गया, अ मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन हार्डी और वेनबर्ग की बात हो रही है, सेट आउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो 1908 में ही हार्डी वेनबर्ग लाई थी। हार्डी एंड वेनबर्ग ये जो दो थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, एक फिजिशियन थे, और इन्होंने ही हार्डी वेनबर्ग लॉ लाई थी, फंडामेंटल थ्योरम इसको माना जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। और ये थ्योरम कहता है, ये मतलब कहते हैं कि जो जीन फ्रिक्वेंसीज है वो कांस्टेंट रहेंगी अगर पॉपुलेशन लार्ज है, रैंडम मेटिंग हो रही है, और if there is large population, random mating, and there is no natural selection, no gene flow, no mutation etc, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन नहीं है, जीन फ्लो नहीं है, रैंडम मेटिंग मतलब नॉन रैंडम मेटिंग नहीं है, मीन्स इनब्रीडिंग नहीं है, और ये क्या कहते हैं म्यूटेशन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, तो जो है जीन फ्रिक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यही पे यहाँ पे लाइन लिखी है ना कि अ फंडामेंटल थ्योरम गिवन बाय फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन in 1908 set out the fundamental theorem and which explains why a dominant gene does not increase in frequency from generation to generation, means change नहीं हो रहा है, frequencies remains constant,
ठीक है, डजेंट इंक्रीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये हार्डी वेनबर्ग लॉ की है 1908 में दी गई थी। ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, अब आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुप की शुरुआत ही हुई थी, द डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स। और यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप्स 1900 में किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे? लैंडस्टीनर के द्वारा। तो लैंडस्टीनर हो जाएगा यहाँ सही आंसर, क्योंकि बाकी तो नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ था, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि द नोमोथेटिक रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई लॉज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। द ग्रीक वर्ड nomos means law. It assumes that it is possible to discover the regularities of influence or behavior, allowing experts to predict the likely outcomes of the possible actions or innovations. So it looks for the general principles, not specific cases. Idiographic research, by contrast, is all about exploring individuality or uniqueness. Idiographic research tend to focus on a single example, which might be a person, an event, or a phenomena, or an organization, and to analyze that example in depth. As a result, idiographic methods are often used in case studies and are characteristic of ethnographic research. Idiographic studies are likely to adopt an inductive rather than deductive approach, working on the idea that we may discover general principles for deeper understanding of one or two instances rather than looking for common factors. Each type of research has its strengths. Identifying common laws or principles have proved valuable in many areas of the social sciences, while studying uniqueness has brought useful insights and has often been the key to opening up new research areas. ठीक है, तो ये है आपका पैराग्राफ, जो कि नोमोथेटिक रिसर्च मेनली ये जो बेस्ड है, ये नोमोथेटिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, और इडियोग्राफिक रिसर्च की बात करता है, नोमोथेटिक रिसर्च की बात करता है, ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की बात करता है। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, तो आपको देखना होगा जो ये नोमोथेटिक रिसर्च है, नोमोथेटिक रिसर्च से डिडक्टिव अप्रोच जुड़ा हुआ है, और इडियोग्राफिक रिसर्च से इंडक्टिव अप्रोच जुड़ा हुआ है, इडियोग्राफिक से इंडक्टिव अप्रोच जुड़ा हुआ है। तो ये जनरल लॉस की बात करते हैं, जनरल जो लॉस की बात करते हैं नोमोथेटिक, और इनसे डिडक्टिव अप्रोच जुड़ा हुआ मीन्स जो नोन फैक्ट्स हैं उनको हम जो है हाइपोथेसिस, जो हमारे पास परिकल्पना, उसको हम टेस्टिंग करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पे स्पेसिफिक कल्चर्स की बात करते हैं। तो जनरल लॉस को हम स्पेसिफिक कल्चर्स पर अप्लाई करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक रूल्स या लॉज हैं उनको हम जनरलाइज करते हैं इन केस ऑफ इडियोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, तो इसमें कुछ एक सिंगल पर्सन की बात होगी, सिंगल इवेंट को स्टडी करेंगे और उसके आधार पर हम एक जनरलाइज थ्योरी बनाते हैं। तो थ्योरी बाद में आती है, लेकिन यहाँ पर नोमोथेटिक में पहले ही हमारे पास एक लॉ, एक थ्योरी होती है, उसको फॉलो करते हुए हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं और उसको फिर टेस्ट करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कुछ खास लोगों पर वो अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, कुछ खास लोगों से ही स्टडी शुरू होती है इडियोग्राफी पे, एक सिंगल इवेंट या सिंगल पर्सन या केस स्टडीज में मोस्टली इडियोग्राफिक रिसर्च अप्लाई किया था एथनोग्राफिक रिसर्च में। और वहाँ पर क्या है, किसी एक खास कम्युनिटी, खास इवेंट, खास पीपल पर स्टडी करते हुए हम एक जनरलाइज्ड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, और तो ये हाइपोथेसिस बेस्ड नहीं होता। नोमोथेटिक जो है हाइपोथेसिस बेस्ड होता है, मीन्स एक हाइपोथेसिस हमने परिकल्पना बना लेते हैं नोन फैक्ट्स के साथ और उसको फिर हम टेस्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर हम थ्योरी तलाशते हैं, मीन्स हमें कुछ पता नहीं है, हम उसकी केस स्टडी करने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और तब एक थ्योरी या किसी लॉ को हम जो है जनरलाइज करते हैं, मीन्स पर्टिकुलर से जनरलाइज की तरफ बढ़ते हैं इडियोग्राफिक रिसर्च में, और जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ते हैं नोमोथेटिक में। तो नोमोथेटिक का जो अप्रोच है वो डिडक्टिव अप्रोच है, जबकि इडियोग्राफिक जो रिसर्च है उसका
इंडक्टिव अप्रोच है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते हैं पहले हम चीज़ों को, फैक्ट्स को, किसी भी कम्युनिटी, किसी पर्सन की, उसकी लाइफ में या उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों पर पहले हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो फैक्ट्स तलाशते हैं और उसके आधार पर किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं और फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, पहले ही जनरलाइज्ड है, पहले ही लॉ बनी हुई, पहले ही थ्योरी है और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस ऑलरेडी बिल्ड होती है इन केस ऑफ नोमोथेटिक, और ये डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द हाइपोथेसिस टेस्टिंग वुड मोस्ट लाइकली बी अ फीचर ऑफ, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि नोमोथेटिक में हाइपोथेसिस जो है होती है, तो नोमोथेटिक अप्रोच हो जाएगा, नोमोथेटिक रिसर्च हो जाएगा जिसमें डिडक्टिव अप्रोच होता है और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं हम, ठीक है। हमको एक परिकल्पना हम बनाकर चलते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं नोमोथेटिक रिसर्च में। Who among the following predominantly use the nomothetic method as his work? अब nomothetic work वही यूज करेगा जो कि ethnographic वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो जनरलाइज लॉज को ही फॉलो करेगा, जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं या लॉज है, थ्योरीज, उसको वो अपने रिसर्च में अप्लाई करेगा और उसको वो सर्च करेगा कि क्या ये सही है कि नहीं, तो वो करेक्ट, मतलब वो फिर उसकी टेस्टिंग करता है हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो मेलिनोव्स्की का तो नहीं होगा, मेलिनोव्स्की का तो इडियोग्राफिक रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च, इन्होंने जाकर पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था कम्युनिटीज पर, फिर ये किसी थ्योरी पर पहुंचे थे, किसी कंक्लूजन पर पहुंचे थे और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो थ्योरी बाद में बनी, पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। गिट्स, जो क्लिफर्ड गिट्स का भी वही काम था, इन्होंने जो भी जो ये सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी या इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी में जो भी इनका योगदान है वो सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च है यहाँ भी। डुर्खीम का तो एथनोग्राफिक रिसर्च नहीं है, डुर्खीम ही नोमोथेटिक मेथड को इन्होंने अप्लाई किया, मीन्स विद जनरलाइज्ड, मीन्स एक लॉ या थ्योरी को इन्होंने टेस्टिंग की। इवांस रिचार्ड का भी यहाँ पर नुअर और एजांडे पे इन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च किया था, ऑब्जर्वेशन वर्क एथनोग्राफिक वर्क है, तो इसलिए यहाँ ये भी नहीं होगा। तो ओनली डुर्खीम जो है वो नोमोथेटिक रिसर्च से जुड़े हुए हैं, डुर्खाइम, ठीक है, एमाइल डुर्खीम। तो ई डुर्खीम या एमाइल डुर्खीम राइट आंसर हो जाएगा नोमोथेटिक वर्क, ठीक है। देन इंडक्टिव अप्रोच, अब इंडक्टिव हम लोगों ने बोला कि इंडक्टिव जो है वो आपके इडियोग्राफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चलते हैं, जबकि जो नोमोथेटिक अप्रोच है वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करते हैं। तो इंडक्टिव में क्या है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक वर्ड यूज किया जो कि यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिंक्रोनिक होता है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसको स्टडी करना विदाउट गोइंग इनटू हिस्ट्री, ठीक है। और डायक्रॉनिक होता है कि हिस्टोरिकल मींस स्टडीज करते हैं, साथ में जो प्रेजेंट सोसाइटी उसको भी स्टडी करते हैं, तो डायक्रॉनिक अप्रोच। खासकर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट या और भी जो दूसरे थे वो डायक्रॉनिक अप्रोच को करते हैं, जबकि मैलिनोव्स्की या रेटले ब्राउन ये सभी सिंक्रोनिक करते हैं, मीन्स जो एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं प्रेजेंट में उस सोसाइटी को स्टडी उन्होंने किया, तो सिंक्रोनिक अप्रोच था, ठीक है। कुछ का मिला जुला होता है, सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक दोनों होता है, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव अप्रोच implies moving from particular to general, ठीक है। When a single example like an event or an organization is studied in depth, it is called as case study। ये तो आपने पढ़ा ही था, केस स्टडी को ही मीन्स एक कोई भी सिंगल इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई विलेज या कोई सिटी या कोई कम्युनिटी को जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं और ये आपके इंडक्टिव अप्रोच से जुड़ा हुआ है। इडियोग्राफिक रिसर्च या इंडक्टिव अप्रोच से जुड़ा हुआ है केस स्टडी, ओके। एथनोग्राफिक रिसर्च हम करते हैं तो उसमें भी हम केस स्टडी करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, अब ग्राउंडेड थ्योरी भी आपका इडियोग्राफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ऑन ग्राउंड जाकर आप जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड या एथनोग्राफिक रिसर्च करके जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर एक थ्योरी पे पहुंचते हैं, तो ग्राउंडेड थ्योरी इज अ काइंड ऑफ यहाँ पे इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, इंडक्टिव, इंडक्टिव नॉट डिडक्टिव, इट इज इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इंडक्टिव मेथड।
ऑप्शन 1 करेक्ट है. So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.